नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में हम आपके साथ लगातार 40 से 45 मिनट तक बने रहेंगे और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर बताएंगे। इस वक्त विदेशों में जो हलचल हो रही है उससे क्या एक बार फिर से हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात भारत को लेकर, यानी भारत में जो भी सोशल एक्टिविटी हो या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, हर तरह की गतिविधि को आपके सामने रखेंगे, अपने एक्सपर्ट्स की राय भी और साथ ही साथ अपने रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हर खबर पूरी बारीकी से आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त कुछ मुख्य खबरों के साथ करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी जो इस वक्त दुनिया में चर्चाओं में है और यह खबर वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला में अब नया राष्ट्रपति का ऐलान हुआ है और यह अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा तब तक वो काम करेगी। लेकिन क्या इससे वेनेजुएला की जो इस वक्त जो स्थिति है वो सुधरेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आएगी या नहीं, ये देखना होगा। इसके बाद बात करेंगे IAIMIM चीफ ओवैसी की, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि आतंकवादियों को उठाकर जो है वो वापस भारत लाया जाए, कार्रवाई जो है उन पर की जाए। और फिलहाल ये मांग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहा कि अगर ट्रंप कार्रवाई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं। तो इनको लेकर क्या कुछ रिएक्शन रहने वाले हैं, किस तरीके से ये प्रक्रिया क्या आगे बढ़ेगी, क्या इस पर सुनवाई होगी, क्या इस तरीके से रिएक्शन आएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर आप पे बताएंगे। बिल्कुल, हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जब इस समय का आता है, दौर आता है, जनवरी या फरवरी का महीना या दिसंबर का महीना होता है तो काफी ठंड होती है, पारा गिर जाता है। लेकिन जब हम राजनीतिक गलियारों में घुसते हैं तो पारा हमेशा चढ़ा हुआ होता है और यही इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है। यानी मौसम को लेकर जानकारी भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन वहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश अपने बुलडोजर एक्शन के लिए ही अभी फिलहाल जाना जा रहा है और लगातार कार्रवाइयां वहां पर देखने को मिल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि एक और मस्जिद पर ऐसा एक्शन देखने को मिल रहा है। कहा क्या कुछ रहने वाला है ये आपको विस्तार से बताएंगे। इधर यूपी में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है अम्रपाली ग्रुप पर। यह बड़ी कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ हुई है, यानी ईडी की तरफ से हुई है। इस कार्रवाई में अभी तक क्या कुछ पाया गया है वो भी आपको पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में और वेनेजुएला से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि लगातार विवादों में वेनेजुएला बना हुआ है और इसके बाद अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति में किया गया बदलाव जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर है, जहां पर मादुरो को हथकड़ी पहनाकर अमेरिका लाया गया है और अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति में बदलाव कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि है आज देश दुनिया की, और अमेरिका वेनेजुएला के बीच जो टकराव है वो टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर वेनेजुएला पर हमला किया और करीब 150 जो जेट्स हैं उनकी मदद से वहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अपना कब्जा किया। राष्ट्रपति को भी और उनकी पत्नी को भी उठाकर अमेरिका पहुंच गए। ये सबसे बड़ी गतिविधि है आज की और इससे पूरा विश्व पटल पर इस वक्त सियासी भूकंप मचा हुआ है। जियोपॉलिटिकली इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह तर्क है कि ड्रग्स तस्करी या अन्य जो घुसपैठ की कोशिश है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरफ से हो रही थी, उस वजह से उन पर अब अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो विदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं या पहल करते हैं, तो उनका यह कहना है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दे रही है, व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवसाय पर है और वेनेजुएला में जो सबसे बड़ा तेल का भंडारण है उस पर कब्जा करने की यह बड़ी कोशिश है और इसका विरोध का सुर अब अमेरिका में भी खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा देखने को मिला है और फिलहाल आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को सारी कमान जो है वो सौंप दी है और अंतरिम राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया है। और इस बीच अब तमाम फैसले वो लेते हुए नजर आएंगे। इस बीच वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने भी डेल्सी से कार्यभार संभालने को कहा है। तो फिलहाल ये तमाम चीजें अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में देखने को मिल रही है, जहां पर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। बिल्कुल, और हमारे साथ एसएस पठानिया साहब हैं, कर्नल एसएस पठानिया साहब हैं इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर। उनसे समझने की कोशिश करेंगे इससे जियोपॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी जो बड़े देश हैं जिसमें चीन है, जिसमें रूस है या भारत है,
इनका क्या कोई यहाँ पर रोल रह सकता है, कोई भूमिका रह सकती है? कर्नल पठानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सर, आपने समय दिया हमारे से जुड़े इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए। सर, बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका जो है वो अपनी नीति पर कायम है, कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस व्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं और अपने आप को आगे रखने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में उन्होंने चीन को नसीहत दी थी कि भाई अपनी ताकत का इस्तेमाल कर, आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप उसी राह पर चल रहे हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिला भी दी है वेनेजुएला में। देखिए शीतल जी, ये वेनेजुएला के साथ इनका जो टकराव था वो काफी पहले शुरू हो गया था। इन्होंने समुद्र में इनकी बोट्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था और उनका जो इल्जाम था कि ये ड्रग की तस्करी कर रहे हैं जिससे यूएसए इज अफेक्टेड, वो सिर्फ बताने की चीज थी। बट इस समय अगर हम गहराई में जाके देखें तो इस समय यूएसए को चैलेंज मिलना शुरू हो गया है। नए नए ब्लॉक उभर के सामने आ रहे हैं जिसमें ईरान आ जाता है, चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है। तो इनको एक बड़ा जरूरी था कि वहां पे एक ऐसा मैसेज दे जिससे यूएसए की जो ताकत है वो पूरी दुनिया में पता चले और उनको बाकी जो देश भी इस तरह का सोच रहे हैं उनको भी एक लेसन मिले कि आप यूएसए के साथ पंगा मत लीजिए। बड़ी पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम बात करते हैं जिसके पास शक्ति है। इस समय जो सिचुएशन चल रही है कि जिसके पास शक्ति है वो शक्ति का भरपूर यूज करेगा अपने नेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए। कई जगह स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये इकोनॉमिकल, एज यू से दैट वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। वहां की इकोनॉमी जो है पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, डेवलपमेंट रुक चुकी है। जो मादुरो थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, इनके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई हैं यूएसए ने। और अभी यूएसए को ये उनका जो डॉलर है अगर वो खतरे में पड़ जाएगा तो वो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर देगी। तो उन्होंने एक तीर से 3-4 शिकार कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने तो ये बताया कि भाई यूएसए इज नॉट ओवर, द ओनली सुपर पावर विच कैन इन्फ्लुएंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड चेंज द रिजीम। यूएसए के पास वो ताकत अभी भी है। इन्होंने इराक में भी ऐसा किया था। उसके बाद आपने देखा होगा जब पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को उठा के लाए थे। और ये जो ऑपरेशन है ये हर एक कंट्री के बस की बात भी नहीं है। देखिए किस तरीके से इसको प्लान किया गया है। इन्होंने अपने नेवी, एयरफोर्स, सैटेलाइट सब चीजों का यूज किया और ये अनप्रेसिडेंट है कि आप एक दूसरे देश में घुसते हैं, अनइमेजिनेबल ऑल्सो। वहां पे जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति और उसकी वाइफ को उठा के कैदी बना के यूएसए में ले आते हैं। तो ये दिखाता है कि यूएस की जो शक्ति है, उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं और उनके जो सारा सिस्टम है वो कितना शक्तिशाली है। और ये मैसेज अभी ईरान को भी जाएगा, बिकॉज ईरान के अंदर भी सुगबुगाहट हो रही है। और वो छोटे देश जो ये सोच रहे हैं कि हम यूएसए के से अलग होके दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। और देखिए अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या रिएक्शन आया है? चाइना ने क्या बोला, रशिया ने क्या बोला? कुछ भी नहीं। और उस समय तो ये भी बातें चल रही है कि जिस समय ये कार्रवाई हो रही थी चाइना का डेलीगेशन वहां पे बैठा हुआ था। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन है जो जिसको मैं ये बोलूंगा दादागिरी है, क्योंकि जितने भी हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या यूनाइटेड नेशन के जो प्रावधान हैं उनको सबको उठा के दूर फेंक दिया गया है। और यूएन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो यूएसए के खिलाफ बोल सके। तो ये सारी चीजें ये चलती रहेंगी और एक क्लियर मैसेज गया है पूरी दुनिया को कि भाई यूएसए के साथ आप पंगा मत लीजिए। कहीं ना कहीं वो आपको तंग कर सकता है, गिरा सकता है, रिजीम चेंज कर सकता है। उन्होंने अभी अपना रिजीम वहां पे सेटअप कर दिया है। ये प्रो रिजीम होगा यूएसए का। और उसके हिसाब से वो अपना जो अमेरिका की वो अगर कहते हैं बात वहां पे करें उनको इस वक्त डेवलप जो भी करेंगे। ओवरऑल सर सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की अगर खास तौर पर बात की जाए, सेम पैटर्न हर जगह देखने को मिल रहा है। ईरान की बात की जाए, फ्रांस की बात करें, बांग्लादेश, नेपाल, इन तमाम जगहों पर सेम पैटर्न चल रहा है। अब क्या लगता है क्या वजह है इस पैटर्न की, या फिर कोई मॉडस ऑपरेंडी है ओवरऑल अगर बात की जाए जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? देखिए यूएसए की तकरीबन 1000 बेसिस हैं। यूएसए जो है दैट इज द ओनली पावर विच कैन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। आपने ये भी देखा होगा ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है
उसके अंदर यूएसए ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर आप प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चलाते हैं तो आप तैयार हो जाइए हमें फेस करने के लिए। तो इतना जो देश शक्तिशाली हो चुका है, क्या किसी छोटे देश की हिम्मत पड़ेगी? क्योंकि इसके पास वेपन क्या है? सबसे पहले तो ये सैंक्शन लगाते हैं। जब ये सैंक्शन लगाता है तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या नाटो की कंट्री हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं और उससे उस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अभी आप ईरान के अंदर देखिए, एक जो रियाल है, $1 जो है उसके अंदर तकरीबन $1.2 मिलियन, इतनी इकोनॉमी वहां पे गिर गई है। और जब देश की इकोनॉमी गिरती है तो वहां से विद्रोह के स्वर भी निकलेंगे। हो सकता है कि खमेनी का जो रिजीम है, क्योंकि अभी युवा भी सड़कों पे उतर के सामने आया है, तो ये यूएसए की पुरानी स्ट्रेटेजी है। वो अपने सारे हथकंडे यूज करता है, जो भी देश उसके खिलाफ खड़ा होता है उसको बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये सर एक बार भारत उन्होंने के फिर ये नैरेटिव जो हाँ, है हाँ, भारत के संदर्भ में इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात या बार बार कोई नैरेटिव चलाना, पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर उसका दावा किया कि भाई ये युद्ध मैंने रुकवाया है, मेरे दबाव में भारत जो है वो नीचे झुका। उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 से 8 जेट गिरे। इस तरह के नैरेटिव भारत के खिलाफ भी चलाए गए। भारत के संदर्भ में क्या जो डीप स्टेट्स हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं भारत के खिलाफ? भारत में भी सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इन टूल किट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के पड़ोसी देशों में, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये तमाम चीजें, पाकिस्तान हो या फिर चीन जैसे देश हो। तो क्या भारत के खिलाफ भी कोई बड़ी साजिश रची जा रही है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है? देखिए, इस समय अगर हम टैरिफ वॉर की बात करते हैं जो ट्रंप ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है हाँ। 50%, हम्म। उसका एक मकसद है हम्म। और उसका अभी तक रेजोल्यूशन नहीं निकला है। ओके। बांग्लादेश की जो जो नई डेवलपमेंट आई है, जिस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना, पाकिस्तान और इनके साथ होके बैठा हुआ है, दैट कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट इविल डिजाइन। बट मेरे को नहीं लगता है कि ट्रंप इस समय वो कोशिश करेगा कि भारत के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट की जाए या रजीम क्रिएट किया जाए। उसकी ये वजह है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर अमेरिका को अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखने हैं तो भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन हमें चौकस रहने की बहुत जरूरत है। हम अमेरिका से दुश्मनी, डायरेक्ट दुश्मनी लेके हमारा जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस की मैं बात नहीं ठीक है करूंगा, सर। बट हमारा जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चलेगी। हम्म। और उसके लिए हमें पूरी तरह से अपनी जो डिप्लोमेटिक हमारे पास टूल्स हैं या आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है उसको यूज करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। क्योंकि भारत को पहले जरूरत थी, यूएसए को भारत की जरूरत थी एज ए लेवरेज अगेंस्ट चाइना। हम्म। अभी वो अब चाइना के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है, हम्म। पाकिस्तान उसके साथ है। बांग्लादेश के अंदर किस हद तक यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट पक्का होगा। बिल्कुल। और अभी ये बात भी चल रही है कि 2026 में देयर इज ए लाइक्लीहुड, उनका जो एक थिंक टैंक ग्रुप है ओके। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। हम्म। और बिल्कुल। उस युद्ध की जो वजह होगी वो होगी जो मिलिटेंसी है। हम्म। तो ठीक अभी है सर। इसके प्लान क्या हैं, ये क्या करना चाहता है, किस हद तक भारत के अगेंस्ट जाना चाहता है, ओके। दैट इज इन मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, नथिंग कैन बी बिल्कुल सर, सेड अब इन ये ए वेरी देखने वेरी वाली बात कंक्रीट होगी मैनर, फिलहाल। बट वी बिल्कुल सर, एक बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहेंगे जहां पर आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है और वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा ना करने की सलाह जो है वो दी गई है। इस बीच भारतीय दूतावास से संपर्क करें, ये भी कहा जा रहा है जो लोग भी वेनेजुएला गए हुए हैं। तो हाल ही के घटनाक्रमों को लेकर ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब तनाव की स्थिति काफी ज्यादा बन चुकी है और इस बीच अगर बात की जाए तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी खास तौर पर जो लोग भी वेनेजुएला गए हैं या वेनेजुएला में हैं भारतीय खास तौर पर उनके लिए जारी की। बिल्कुल। देखिए, विदेशों में जो भी घटनाक्रम होते हैं तो उसमें सबसे पहले भारत का ये कदम होता है कि जो भी भारतीय किसी भी देश में, जिस देश में कोई खतरा पैदा होता है, वहां पर अपने भारतीयों को सतर्क किया जाए, उनके लिए एडवाइजरी जारी किए जाए और उनको ये भी कहा जाता है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे हमारे दूतावास के साथ संपर्क में रहिए। उनके नंबर्स भी वहां पर रखे जाते हैं और नंबर्स के जरिए कॉल भी की जाती है ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि वेनेजुएला पर जिस प्रकार से अमेरिका ने हमला किया है, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी पटकथा लिखकर एक बड़ी गतिविधि को अंजाम दिया जिसमें राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहां से अगवा कर ले गए। तो आप खुद सोचिए वहां पर आम नागरिक किस हद तक सुरक्षित होगा, किस हद तक नहीं होगा। तो इसी को लेकर भारत ने फिलहाल
ये बड़ा कदम उठाते हुए एमईए ने ये एडवाइजरी जारी की है। चलिए, इस बीच अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग की है, और ये मांग क्या है? ये बहुत बड़ी मांग है। आतंकियों को उठाकर भारत लाओ, ओवैसी ने कहा है। और कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की तर्ज पर आप भी जाओ, 56 इंच का सीना है, और इन तमाम आतंकियों को उठा लाओ। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति को उठा सकते हैं तो हम ओसामा बिन लादेन, या वो तो चले गए, उसके बाद मसूद अजहर जैसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, छिपे हुए, या जो जितने भी तमाम संगठन के जो आका हैं, उनको उठा के लाओ, ये उन्होंने कहा है। एक सार्वजनिक मंच पर उन्होंने लोगों के बीच रैली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहा है कि जाइए और उन आतंकियों को अपनी ताकत से उनको उठाकर लाइए। ये एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बोल हैं। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका की अगर बात करें तो वो वेनेजुएला जाकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अगर ला सकती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कर सकते। और जो सिचुएशन इस वक्त वेनेजुएला की जो हम लगातार बात कर रहे हैं बनी हुई है, वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, टेंस हो चुकी है। इस बीच ओवैसी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये बात कही है कि आपको कह रहे हैं कि 26/11 के आतंकी हमले करने वाले, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा के जालिम शैतान हो, इन तमाम आतंकियों को वापस भारत लाया जाए, उठाकर उन्हें लाया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। साफ तौर पर मंच पर संबोधित करते हुए ये नजर आए, क्योंकि इस बीच जो सिचुएशन अभी बनी है, भारत पर उसका किस तरीके से असर पड़ेगा, ये लगातार बातें चल रही हैं। जो आसपास ओवरऑल सिचुएशन बनी है, भारत को छोड़ के उसके आसपास के राज्यों में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भारत में भी उत्पन्न होती है। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है, तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। किस तरीके से ओवैसी जो है साफ तौर पर ललकारते हुए या कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि ट्रंप अगर कार्रवाई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है, देश के मुद्दों की बात हो रही है, तो मौसम भी बदला हुआ है और उसको लेकर भी बात होगी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में तापमान जो है वो 0 से नीचे चला गया है। इस बीच लगातार कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में भागीरथी जो नदी है वो जम चुकी है, और जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर पारा जो है वो माइनस में चला गया है। तो काफी ज्यादा ठंड, बुरे हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, हर जगह ठंड का प्रकोप जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से भी तापमान में गिरावट, और इस वजह से ठंड जो है वो बढ़ी है। लेकिन उन लोगों के लिए बेहद ये खास खबर है जो अक्सर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, वो कम से कम इस बर्फबारी से काफी आनंद उठा रहे हैं। इसके साथ बर्फबारी के फायदे पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा भी होते हैं। बर्फबारी होती है तो उसके बाद जब गर्मी का मौसम होता है उसमें पानी का बढ़ना और गर्मी कम होना, ये भी इसका कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं जिसमें राजधानी दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान का तापमान इस वक्त काफी कम हुआ है। बिहार, यूपी, पंजाब, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो काफी ज्यादा ठंडे हैं। तापमान लगातार गिर रहा है और जो कोहरा है वो जम रहा है। कोहरे की वजह से कई सारे लोग जो हैं वो सीधे
उन पर प्रभाव पड़ रहा है, आवाजाही में, कामकाज में, बाकी अन्य गतिविधियों में। कुल मिलाकर ये स्वाभाविक भी है, मौसम भी है और अगले कुछ दिनों तक आईएमडी के मुताबिक ऐसी ही ठंड जो है वो बरकरार रहने वाली है। तो बिल्कुल फिलहाल आपको बता दें कि अगर देश की बात की जाए, अलग अलग राज्यों की, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान जो है वो 0 से नीचे चला गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां कोहरा जमा हुआ है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे भी माइनस में टेम्परेचर पहुंच चुका है, जहां पर एक तरफ देखिए कि भागीरथी नदी जो है वो जम चुकी है। तो अंदाजा लगाइए ठंड किस लेवल पर पहुंच चुकी है, तापमान कितना ज्यादा गिर चुका है और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल लगातार ये मौसम की मार देखने को मिल रही है, जहां पर बीते कुछ दिनों देखा लगातार कोहरे की परत के चलते कई ज्यादा जो फ्लाइट्स है, यातायात, चाहे वो फिर बात की जाए एयरपोर्ट्स पर हो या फिर दिनों तक भी ऐसा ही रहने वाला है। इशफाक डार है हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौसम पर जानकारी के लिए। इस वक्त मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा। इशफाक, मौसम को लेकर जानकारी बताइएगा। मौसम आज किस तरह से है? सूरज की किरणों के साथ क्या कुछ बदलाव नजर आया है, या घना कोहरा, या धुंध, या अभी भी बारिश बर्फबारी हो रही है? मौसम की बात करें, जैसा मौसम विभाग ने तो कहा था कि 15 तारीख तक मजीद यहाँ पर कोई ऐसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नहीं होगा। ताहम अगर हम बात करेंगे, इस वक्त हम पर्यटन गुलमर्ग के मेन एंट्री पर पे है और अगर हम बात करेंगे पूरी तरह से यहाँ पर अभी बादल छाए हुए हैं और रात भर मौसम जो है माइनस तापमान में काफी गिरावट जो है वो महसूस की गई। माइनस तापमान जो है वो -8 तक चला गया है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़क पे जो गुलमर्ग की अंदरूनी की सड़कें जो है वहां पर कोहरा जमा हुआ है। और अगर यहाँ पर सर्दी से काफी जो शीश लहर अभी चल रही है, इससे काफी लोगों को मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ रहा है। ताहम अगर हम बात करेंगे पूरे राज्य में इस वक्त जो है इस शीश लहर ने आम नागरिकों को काफी परेशान करके रखा है। लेकिन इस शीश लहर के चलते जहां हम पर्यटन विभाग की बात करेंगे या पर्यटकों की बात करेंगे, शायद आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पर्यटकों का एक बड़ा जमावड़ा जो है वो गुलमर्ग के इस पर्यटन पे पहुंचा है और यहाँ से गर्म मलबूसात लेके वो गुलमर्ग का सफर कर रहे हैं। और मकसद इनका यही है कि जो नया साल, जो नए साल की शुरुआत अब हो गई है, अब ये ताजा बर्फबारी को यहाँ पर ताजा बर्फबारी पर लुत्फ लेने के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर हम प्रशासन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से उन्हीं पर्यटकों को गुलमर्ग जाने की अनुमति दी जाती है जो पर्यटक जो है जो बिल्कुल जिनके मलबूस गर्म कपड़े जो यहाँ से लेते हैं, शूज कोट जो है गर्म वो यहाँ से लेते हैं, उसके बाद में उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है। फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम जो है मौसम विभाग की माने तो इसी तरह का रहने वाला है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे, यहाँ पर दिन में भी हल्की बर्फबारी होती है। इस वक्त भी सनशाइन पीक पे गुलमर्ग के इस जो सटीक इलाका है वहां की अगर बात करेंगे, वहां पर भी हल्की बर्फबारी हो रही है और उम्मीद है कि जैसा कि कहा गया है कि मौसम बदलेगा, बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो बागबानी से जुड़े लोग हैं और जो आम नागरिक है उनको राहत मिलने की भी खबर है, क्योंकि हल्की बारिशें अभी हो रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, ताहम मैदानी इलाकों में जो बारिशें हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनको राहत मिलेगी। की जाए मौसम के हवाले से, गुलमर्ग में आप मौजूद है जहां पर ढेरों पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं बर्फबारी देखने के लिए। अभी फिलहाल वहां पर जो लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, कितने एक्साइटेड है वो ये देखने के लिए, और साथ ही साथ तैयारियां क्या उनकी तरफ से पूरी की गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर ट्रैवल करना है तो गाड़ियों के टायर्स को चेन लगानी है, पूरे तरीके से कवर करके आप अपने आप को चले। ओवरऑल सिचुएशन बताइए। देखिए, अगर हम पूरे घाटी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग की तरफ अगर वहाँ पर गुलमर्ग में विंटर कार्निवल का आगाज भी किया गया है और मुख्तलिफ यहाँ पर प्रोग्राम महकमा की तरफ से किए जा रहे हैं। वही पर्यटक जो है जो गुलमर्ग की इस बर्फ को देखने के लिए उतावले रहते हैं और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर हम प्रशासन की बात करेंगे, उनने एक बात तो एडवाइजरी की है, यहाँ से जाके जो है जब गर्म इलाकों से आते हैं तो यहाँ पर जो मलबूसात, गर्म मलबूसात आपको जरूरी पहनने पड़ेंगे, एंटी स्किड चेन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस हवाले से यहाँ पर जो पर्यटक बाहर से आए हैं इनसे भी जानना चाहेंगे क्या राय है इनकी देश भर के पर्यटकों को कश्मीर आने के मुताबिक, यहाँ के पर्यटन विभाग के मुताबिक। सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। देश भर से लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश रहा, कैसे यहाँ के लोग और कैसा वातावरण और प्रशासन तो इंतजाम बहुत जबरदस्त है। तरफ देखें आप, बहुत जबरदस्त इंतजाम है यहाँ पे। जी जी। और यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए। हाँ हाँ और अपना आनंद लें, लुत्फ लें। हम भी बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत जबरदस्त मौसम है, बर्फबारी भी हो चुकी है। हाँ। और आज भी होने की संभावना है सामने। तो यहाँ पर अगर प्रशासन की बात करेंगे, सिक्योरिटी से लेकर के सिक्योरिटी सिस्टम तो बहुत जबरदस्त हो रखा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ।
आ सकते हैं सब लोग। जो कश्मीर से बाहर लोग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके अभी मन में यह है कि नहीं जाना कश्मीर, हालात कैसे होंगे यहाँ पर जाके, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, गुलमर्ग के भीतर आप खड़े हैं, क्या संदेश रहेगा देश भर के लोगों के लिए? संदेश यही रहेगा, सिक्योरिटी की चिंता ना करें। हाँ। यहाँ पे बहुत अच्छी एडम व्यवस्था है। हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और आ सकते हैं लोग अपना। ये गर्म कपड़े वगैरह जो एंटी स्किन, गर्म कपड़े तो लाने बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, बहुत जरूरी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। बिल्कुल, जिस तरह से पर्यटकों से भी हमारी बात हुई है, और प्रायोरिटी यही रहती है कि जब वो कश्मीर का दौरा करें, खासकर गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, तो इन पर्यटक स्थलों पे आपने जो है, जो सरकार की तरफ जारी कर दी जाती है, जो गर्म मलबूसात के हवाले से हो, वो एंटी स्किन चैनल्स के हवाले से हो, उन एडवाइजरी को आपने लाजमी जो है फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सफर भी जो है वो आसान रहता है। मकामी लोगों की बात करेंगे, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है उनको, जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको यहाँ पर गर्म कपड़े दिए जाते हैं, शूज दिए जाते हैं, एंटी स्किन चैनल्स दी जाती है। लेकिन जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो कुछ उनको मन में ये लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से जो नरकनामे है, जो इसके लिए मुख्य रेट्स है, कोई लूटपाट का मसला तो नहीं है। लेकिन सरकार जो है इस वक्त भी, अगर जिस हाईवे पर हम हैं, यहाँ पर भी इस वक्त ये महकमा नगर निगम की बात करेंगे, यहाँ के जिला प्रशासन की बात करेंगे, टूरिज्म विभाग की बात करेंगे, वो चेक कर रहे हैं कि रेट किस हवाले से दिए जा रहे हैं। उस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद पर्यटक विभाग की जो है जो कोशिशें जारी रहे, ताकि पर्यटकों को जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल सके। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो इशफाक हमारे साथ मौसम को लेकर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल दिल्ली की बात करें तो जहां पर कोहरा छाया हुआ है और हवाई उड़ानों पर इसका साफ असर देखा गया है। रेल यातायात पर भी असर है। कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हुई है और ये अक्सर देखने को मिलता है। कोहरे की वजह से, ठंड और घने कोहरे से लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और अचानक से जब पारा गिरता है तो सीधा असर लोगों पर होता ही होता है, और यही इस साल भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कोहरे के कारण कई सारी फ्लाइट्स जो है वो देरी से उड़ रही है, कई को डिले कर दिया गया है और कई को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि परत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और दिल्ली की खास तौर पर, यानी राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, सिर्फ फॉग ही नहीं बल्कि पॉल्यूशन भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण जो यातायात सर्विसेज है, व्यवस्था है, उनको काफ़ी ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं। और पहले ही लोगों को कहा गया है कि एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अपने ट्रैवलिंग के लिए लेके चले। पहले एडवाइजरी और ऑर्डर, जिस तरीके से अपडेट जो भी आ रहा है उसे देखिए, उसके बाद ही आगे की ओर रुख करें। ताबिश कबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से हैं। ताबिश, आज किस प्रकार का वहां पर माहौल है, क्योंकि कोहरा भी छाया हुआ है, प्रदूषण भी कम नहीं हो रहा और माहौल इतना गंभीर हो गया है कि लोगों को परेशानी हो रही है। हवाई यातायात में परेशानी है, रोड सड़कों पर परेशानी है, रेलवे मार्गों पर भी बहुत बड़ी परेशानी है। शीतल, देखिए फिलहाल की अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर अभी फिलहाल जो है कोहरा छाया हुआ है, और कोहरे की वजह से इसका सीधा असर दिल्ली के जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल से अब तक की बात की जाए तो 3 डिग्री पारा भी लुढ़का है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक लगातार 1 हफ्ते तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे दिल्ली के अंदर। और खासतौर से दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कोहरे की परत ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से ढक दिया था। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे कोहरा बहुत ज्यादा था, हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे कोहरा जरूर कम हो रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा सामने आई हैं। कोहरे की अगर बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली पर सिर्फ दिल्ली के लोगों को परेशानी नहीं है, बल्कि आम जो लोग हैं, जो जिनका यातायात प्रभावित हुआ है, चाहे वो रेलवे मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, परिवहन मार्ग हो, ये सारी व्यवस्थाएं भी चरमाई हुई नजर आ रही है। दिल्ली में लगभग 100 से 150 के बीच ट्रेन अब तक रूट पर देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेन को डाइवर्ट भी किया गया। पूरे उत्तर भारत में कोहरा और शीत लहर की जो प्रकोप है वो स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आईएमडी के मुताबिक, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और शीत लहर को लेकर के 3 दिन तक लगातार इसी तरह की परिस्थिति रहेगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ये हर साल एक बार इस तरह की कड़ाके की ठंड जरूर देखने के लिए मिलती है, जब कोहरा हो, शीत लहर हो, ठंडी हवाएं चलती हो और पारा बहुत तेजी के साथ नीचे जाता है। वही चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि फिलहाल की अगर बात की जाए, चूंकि आज रविवार है, सड़कों पर लोग कम है। अमूमन छुट्टी के दिन थोड़ा कोहरे की और ठंड की वजह से भी हमें भीड़ भाड़ कम दिखाई देती है सड़कों पर। अगर कोहरे के अलावा बात की जाए तो लोगों को चूंकि अपने ऑफिस जाना होता है तो दिक्कत सामने आती है। वहीं स्कूलों की बात की जाए तो फिलहाल स्कूल बंद किए गए हैं। पहले से पॉल्यूशन की मार दिल्ली झेल रही थी। पॉल्यूशन से के बाद अब शीत लहर की वजह से, ठंड की वजह से भी छुट्टियां की गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी समस्या है इस वक्त दिल्ली वालों के सामने। एक तरफ तो ठंड की मार, दूसरी तरफ पॉल्यूशन की मार। दिल्ली के कई इलाकों का AQI लगातार
300 बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार भले ही दावा कर रही है पॉल्यूशन से निपटने का, लेकिन पॉल्यूशन भी कोहरे के साथ मिक्स हो गया है। और दिल्ली अगर कहा जाए तो एक सफेद रंग की एक चादर है जिसमें ढकी हुई नजर आ रही है। इससे कोहरा और पॉल्यूशन मिक्स हो चुका है पूरी तरह से, और उसका असर आम लोगों पर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। शीतल, ताबिश, अगर बात की जाए वहाँ पर व्यवस्थाओं की, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जहाँ पर प्रदूषण से काम किया जा रहा है कि निपटा जाए, या ठंड को लेकर अगर बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा कोहरा वहाँ पर देखने को मिला है। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है, क्या वो दुरुस्त चल रही है? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर दूर दराज के इलाकों में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है कंपेरेटिवली सिटीज़ के। देखिए, हाल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमाम रैन बसेरों का निरीक्षण किया था। वो अचानक देर रात औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी कि रैन बसेरों में उन्होंने जाकर के वहां रह रहे शेल्टर में रह रहे लोगों से बातचीत की थी। शेल्टर में रह रहे लोगों से उन्होंने जाना था कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है, उन्हें खाने पीने की समस्या है या किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। दिल्ली के अंदर टेम्परेरी रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं जब ठंड होती है या अमूमन इस तरह के हालात होते हैं, तो टेम्परेरी रैन बसेरे भी तैयार किए जाते हैं। अक्सर अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है कि आप टेम्परेरी रैन बसेरे बनाइए, और ये अब से नहीं है, काफी अरसे से लगातार टेम्परेरी रैन बसेरे बनाए जाते हैं। और दिल्ली के अंदर खुद मुख्यमंत्री चूंकि निकली थी और उन्होंने तमाम रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया था कि ठंड में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि दिल्ली के बाहर से जो लोग आते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में आते हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर आते हैं, तो उनके लिए किसी तरह के कोई बहुत खास इंतजाम नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कोई संख्या सरकार के पास ऐसी नहीं होती है कितने लोग आने वाले हैं। कोशिश जरूर की जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन संख्या कोई मौजूद नहीं होती है कि कितने लोग आने वाले हैं। तो इतनी बड़ी संख्या के लिए इतना ज्यादा इंतजाम कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर करती है, लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो उसका असर दिल्ली पर साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और दिल्ली के हवाले से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जहां यूपी के संभल में बुलडोजर चल सकता है। अवैध मस्जिद पर आज एक्शन हो सकता। सरकारी भूमि पर ये मस्जिद बनाई गई है तो जाहिर सी बात है एक्शन तो होगा। प्रशासन ने आज तारीख जो है वो तय कर दी है और संभल जो लगातार मंदिर मस्जिद के विवादों में ऑलरेडी घिरा हुआ था, उसके बाद कब्रिस्तान पर बनाए गए अवैध अतिक्रमण के बाद दुकानें और इमारतों को लेकर फिर चर्चाओं में आया और अब सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने को लेकर एक बार फिर से संभल चर्चाओं में है, जहां पर आज प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर सकता है। और साफ तौर पर यूपी जिसके लिए मशहूर है, यानी कि बुलडोजर एक्शन के लिए योगी सरकार में वही एक्शन आज दोबारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए संभल में आखिरी बार जब हिंसा हुई थी, मस्जिद का और मंदिर का मामला सामने आया था, तो उसके बाद संभल लगातार विवादों में। एएसआई का सर्वे काफी लंबा चौड़ा वहां पर देखने को मिला, खुदाई हुई और कई सारे मंदिर के प्रमाण देखे गए और अलग अलग चीजें देखी गई। खबर ये तक चली कि भाई काफी साल पहले यहाँ से अल्पसंख्यक या हिंदू जो वहाँ पर कम थे, माइनॉरिटी में थे उस इलाके में, उनको वहाँ से निकाला गया, मारा गया। ये तमाम चीज़ें भी सामने आई। तो आज फिलहाल एक बार फिर से संभल सुर्खियों में है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है। विजेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, संभल में क्या हालात हैं? और चूंकि आज प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि भाई जो अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद है या जो इमारत है या जो भी जितना भी ढांचा है उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आपको बता दूं, जिस तरह से ये जो मस्जिद बनाई गई थी, ये सरकारी सरकारी को पहले ही चिन्हित कर लिया था प्रशासन ने। जिस तरह से आपने देखा नवंबर 2024 के बाद संभल में जिस तरह से हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जो भयावह तस्वीरें यहाँ की थी वो संभल और उत्तर प्रदेश में बनी, बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया ने देखी। उसके बाद जनपद संभल का जो प्रशासन है एक्शन मोड पर है। लगातार ऐसे कितने अवैध कब्जे, अवैध जो निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है। उनमें से एक ये निर्माण है जिसका ध्वस्तीकरण खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया है। और मैं आपको बता दूं शीतल, जिस तरह से इस गाँव का ये जो नाम है वो सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गाँव है और ये थाना असमोली क्षेत्र में पड़ता है। असमोली हो, यातनगर हो, बाजोई हो, संभल हो, चंदासी हो, आपको बता दूं ये दो नाम है जहां पर चाहे ईदगाह हो, मस्जिद हो, अवैध जो निर्माण बनाए गए थे उन सबको ध्वस्तीकरण किया गया। यानी प्रशासन ने हजारों बीघा ऐसी जमीन है जिसको खाली करा लिया है। और आज यहाँ पर मैं आपको बता दूं 4 तारीख प्रशासन ने नियुक्त की थी कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, लेकिन आज जो है बुलडोजर कार्रवाई से पहले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं
उन्होंने जो है यहाँ पर पहले ही उसको तोड़ना शुरू कर दिया है और लोग जो है लगातार इस पर हथौड़ा बजा रहे हैं और उसका जो सामान है उसको खुद भर के ले जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उस सामान को भर भर कर यहाँ से अपने स्थान पर ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको शीतल बता दूं कि यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची है, वो चिन्हीकरण कर रही है और देखना होगा कि कोई और हिस्सा तो मस्जिद या मदरसे का बाकी तो नहीं रह गया है। लेकिन विजेंद्र, यहाँ पर एक बात ये भी देखने को मिली है कि जो ये कार्रवाई होनी है, आज जो तारीख तय की गई थी, इससे पहले ही वहां के स्थानीय लोगों ने खुद ही सरकारी भूमि से मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि अगर हमें और समय मिलता है तो हम पूरे तरीके से इसे हटा देंगे। चलिए विजेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये अवैध मस्जिद है जिस पर आज एक्शन हो सकता है। बड़ी बात यह है कि तोड़फोड़ अगर बात की जाए, यहाँ से हटाने का काम लोगों ने स्वयं नोटिस से पहले ही शुरू कर दिया है। 4 तारीख तय की गई थी और उससे पहले लोगों ने पूरी मस्जिद की जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसे तोड़ना शुरू किया है। कई तरह जगहों से तोड़ दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि हम प्रशासन के पूरे साथ हैं और अगर प्रशासन हमें कुछ दिन और का समय देती है तो हम इसे पूरी तरह डिसमेंटल कर देंगे। एक और खबर यूपी से ही, जहां पर ईडी ने आम्रपाली समूह पर कार्रवाई की है और 99.26 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। बहुत बड़े पैमाने पर और बड़ी मात्रा में कैश या वहां से पैसे बरामद किए हैं, जब्त किया गया है। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए आम्रपाली समूह पर निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई के बाद अब ये दबाव बनाया गया है कि आखिर कैसे लोगों के साथ लूटपाट या धोखाधड़ी करते हैं। आम्रपाली ग्रुप ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित की थी ये संपत्तियां, लेकिन अब ईडी के रडार पर आ चुकी हैं। ईडी ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया है और भारी मात्रा में इनसे संपत्ति भी दर्ज की गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक अगर आम्रपाली ग्रुप्स की बात की जाए तो 303 करोड़ रुपए की जो अचल संपत्तियां हैं वो ईडी जो है ऑलरेडी जब्त कर चुका है और इसको लेकर अभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मनी लैंडिंग एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हुई है और अभी आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर पूरी जो कार्रवाई है वो की जाएगी ईडी की तरफ से। और रियल एस्टेट कंपनी है आम्रपाली ग्रुप और इसके विरुद्ध फिलहाल राज्य के अलग अलग जिलों और EOW और दिल्ली में FIR जो है वो दर्ज करवाई गई है, जिसके तहत ईडी ने ये कार्रवाई की है। बिल्कुल, देखिए लगातार जहां पर भी इस प्रकार का कोई भी प्रकरण देखने को मिलता है तो वहां पर ईडी या जो भी संबंधित एजेंसीज होती हैं उन एजेंसीज की तरफ से कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाता है और एजेंसीज अपने अपने लेवल पर जो भी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी, लोगों के साथ कोई भी पैसा ऐंठना या कैसे भी, वो हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर नशे के खिलाफ SED-PS की कार्रवाई देखने को मिली है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चरस बरामद की गई है। नेपाली नागरिक को मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट है। नेपाली से दिल्ली पहुंचाता था नशे की खेप, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की पकड़ में आ चुका है। स्पेशल स्टाफ SED-PS समर कॉलोनी ने एक इंटरनेशनल नार्को सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। और इस बीच एक नेपाली नागरिक महेश शुक्ल, जिसकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की 10.97 किलोग्राम हाई ग्रेड चरस बरामद की गई थी। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि वे रेगुलर रूप से नेपाल से दिल्ली तक अवैध सामान की खेप लाने जाने में शामिल था और दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी, सफलता बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से ड्रग्स का जो आदान प्रदान होता है या ड्रग्स का जो कामकाज होता है उस पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर कार्रवाई हुई है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो चरस है उसे बरामद किया गया है। नेपाली नागरिक को मामले में गिरफ्तार किया है। नेपाल से दिल्ली रेगुलर बेसिस पे ये नशे की खेप पहुंचाता था और अब पुलिस की पकड़ में आ चुका है। SED-PS की ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चरस बरामद की गई है, जिससे एक बड़े सिंडिकेट को खंगालने का एक यहाँ पर जरिया भी मिल गया, माध्यम भी मिल गया और हो सकता है इस शख्स के साथ और भी कई लोग संपर्क में हों जो इस सिंडिकेट को अंजाम दे रहे हों, उन तक भी पहुंचा जा सकता है।
आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे हादसे को लेकर। सड़क हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के जुमई में ट्रक और बस की टक्कर हुई है। एक बड़ा हादसा होते होते टला है। यहां पर आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों को मामूली चोटें आई है और बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरे परखच्चे जो है वो आगे की ओर चुके हैं। बिल्कुल, खैरा बाजार में आज अहले सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। तस्वीरें आपके सामने। बस का बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये बताया जा रहा है कि इसमें जो बैठे श्रद्धालु थे हल्की फुल्की चोटें आई है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है। अगर ये हादसा और भी गंभीर होता तो कई सारे लोगों की जान भी इसमें जा सकती थी। बिल्कुल, फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कुछ तीर्थ यात्रियों को मामूली चोटें आई है इस बस हादसे में। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।